कश्मीर में बढ़ते आतंकवादियों को रोकने के लिए आर्मी वालों ने कई मिशन जारी किए, लेकिन फिर भी कई जगहों से लोगों की मरने और आर्मी वालों की शहीद होने की खबरें आती ही जा रही थी। लेकिन कुछ समय से आतंकवादियों की हरकतें कुछ कम दिखाई दे रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद आतंकवादी कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिस वजह से सभी आर्मी बेस कैंप और सभी छोटे छोटे कस्बों को रेड जोन में रखा गया था, ताकि अगर आतंकी हमला हो तो उस एरिया को टारगेट किया जा सके। मिलिट्री हेडक्वार्टर। ब्रिगेडियर साहब इस वक्त मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और अपने सामने बैठे सभी ऑफिसर्स की ओर देखते हुए बोले, खबर मिली है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत के अंदर घुसने का प्लान बना रहे हैं और हमें कैसे भी करके उनका प्लान फेल करना होगा, वरना हमारे देश में तबाही मच जाएगी। हमें गर्व है कि हमारे देश में मेजर आरव सिंह जैसे एक काबिल और होनहार ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर कई सारे मिशन और आतंकवादियों को भारत में घुसने से रोका है। मिशन डीएक्स को इन्होंने जिस तरीके से संभाला और उसे पूरा किया है, हमें गर्व है मेजर आरव सिंह के ऊपर। ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर सभी ऑफिसर्स मेजर आरव सिंह के लिए तालियां बजाने लगे। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी को निभाने चले गए। मेजर आरव सिंह भी अपने कस्बे की ओर निकल पड़े। रात का वक्त, मिलिट्री बेस कैंप। अपनी शिफ्ट को पूरा करने के बाद कुछ लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे तो कुछ लोग आराम करने के लिए अपने टेंट के अंदर लेटे हुए थे। मेजर आरव सिंह और कैप्टन करण राय इस वक्त अपने सामने बोर्ड पर चिपकाए गए मैप को देख रहे थे। तभी उस पर पॉइंट आउट किए हुए ही आरव बोला, ये नदी वो नदी है जिसके सहारे अब तक कई सारे आतंकवादी भारत में घुसने में कामयाबी हासिल की है। हमें कैसे भी करके इस जगह को लाइनमैन से घेरना होगा और यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को और भी टाइट करना होगा, ताकि जो भी आतंकवादी इस वक्त भारत में घुसने का प्लान बना रहे हैं, उनका प्लान नाकामयाब हो सके। करण बोला, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये लोग इसी रास्ते को अपने प्लान में शामिल क्यों करते हैं? कश्मीर में घुसने के और भी कई सारे जगह हैं, पर वो लोग यही रास्ता क्यों चुनते हैं? इसके आसपास तो कई सारे रास्ते हैं जहां से कोई भी बॉर्डर को पार करके भारत के अंदर घुस सकता है, तो फिर हम इस जगह पर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं? करण की बातों को सुनकर मेजर आरव बोला, क्योंकि इस जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे अब भी छुपा हुआ है। आरव की बातों को करण समझ पाता उससे पहले ही उन दोनों के कानों में गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी। गोलियों की आवाज सुनकर दोनों भागकर बाहर निकले। तभी एक सोल्जर दौड़कर उनके पास आया और बोला, सर, कुछ आतंकवादियों को गांव में देखा गया था, लेकिन पता चला है कि आतंकवादियों ने वहां के वासियों को उनका भेष देकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो लोग मारे गए और अभी उन्होंने हमारे ऊपर धावा बोल दिया है। और सर, हमारे 2 सोल्जर भी शहीद हो चुके हैं और कई सोल्जर इस वक्त घायल पहाड़ी के पीछे लड़ रहे हैं। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर आरव और करण दोनों ही अपनी एक टीम लेकर उस ओर निकल पड़े और कुछ लोगों को वहीं बैकअप के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो सभी पहाड़ी के पीछे वाले एरिया में पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस वक्त सामने की ओर से कम 15 से 16 आतंकवादी हथियारों से लबरेज भारतीय सोल्जर के ऊपर धावा बोल चुके थे और कई सोल्जर शहीद भी हो चुके थे। आरव अपने सामने चल रहे जंग को देखकर आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़ा और 4 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया। करण और बाकी ऑफिसर्स भी मिलकर उन आतंकवादियों के ऊपर बरस पड़े, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था कि आज आतंकवादी फुल प्लान के साथ उनके ऊपर धावा बोल चुके थे। अभी तक 5 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे, जिस वजह से आरव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी उसने करण से कहा, कैप्टन करण, हमें कैसे भी करके इन आतंकवादियों को रोकना होगा। अगर इन्होंने पहाड़ी को पार कर लिया तो हमारे देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। करण बोला, डोंट वरी मेजर, जब तक हमारे शरीर में एक भी कतरा खून का रहेगा, हम इन आतंकवादियों की परछाई तक को हमारे देश में नहीं घुसने देंगे। तभी दूसरा सिपाही बोला, यस सर, हम इन आतंकवादियों को खत्म किए बिना पीछे नहीं हटने वाले। अपने ऑफिसर्स के जज्बों को देखकर आरव भी फुल जोश में आ गया और आतंकवादियों के ऊपर गोलियां बरसाने लगा। देखते ही देखते 9 आतंकवादी मारे जा चुके थे और उनकी तरफ से गोलीबारी बहुत कम हो रही थी। आरव रेंगते हुए करण के पास आकर बोला, वो हमारे रेंज से दूर जा रहे हैं, हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। मैं सामने की ओर जा रहा हूँ, तुम बाकी ऑफिसर के साथ मुझे कवर देना। करण बोला, लेकिन मेजर आप अकेले? आरव बीच में ही बोला, इट्स माय ऑर्डर। ये बोलकर मेजर साहब छुपते छुपाते उन आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मेजर साहब ने इन आतंकवादियों को कुछ हल्के में ही ले लिया था। वहीं एक आतंकवादी ने आरव को अपनी ओर बढ़ता देख लिया था।
इसलिए उसने तुरंत एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसकी ओर उछाल दिया। लेकिन शायद उन आतंकवादियों ने मेजर आरव को भी हल्के में ले लिया था। जैसे ही उस आतंकवादी ने ग्रेनाइट उछाला, मेजर साहब ने गोली चला दी और ग्रेनाइट वहीं एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। ये नजारा देखकर सभी ऑफिसर्स की चीख निकल गई और सभी एक साथ चिल्लाए, मेजर सर! लेकिन सामने से उठते हुए धुएं की वजह से उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी उन्हें एक और ग्रेनाइट फटने की आवाज सुनाई पड़ी। मेजर साहब इस वक्त अपने हाथों में एक आतंकवादी की गिरेबान पकड़ चुके थे और बाकी के सभी आतंकवादी ढेर हो चुके थे। ग्रेनाइट फटने की वजह से इस वक्त दोनों की हालत काफी क्रिटिकल हो चुकी थी, लेकिन मेजर साहब की पकड़ इतनी टाइट थी कि खींचने पर भी उनका हाथ उस आतंकवादी की गिरेबान से छूट ही नहीं रहा था, जिस वजह से डॉक्टर्स को उस आतंकवादी का कपड़ा काटना पड़ा ताकि वो मेजर आरव की गिरेबान से छूट सके। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से कई किलोमीटर दूर मुंबई के एक आलीशान घर के अंदर एक औरत चीखते हुए बेड के ऊपर बैठ गई। इस वक्त उनकी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तभी उसके बगल में सो रहे उनके पति मिस्टर आनंद सिंह ओबरॉय अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर उन्हें डांटते हुए बोले, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम उसके बारे में मत सोचा करो, वो हमारा बेटा नहीं है। अपने पति की बातों को सुनकर शालिनी जी उनकी ओर देखकर नम आवाज में बोली, आप भले ही अपने बेटे को भूल सकते हैं, लेकिन मैं एक माँ हूं और माँ कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलती। आरव हमारा बेटा है, मैंने 9 महीने उसे अपने पेट में रखकर पाला है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है? आनंद जी बोले, देखो शालिनी, हम में से किसी को नहीं पता है कि इस वक्त आरव कहाँ है, वो अभी जिंदा भी है या नहीं, हम इसकी भी कोई खबर नहीं है, इसलिए तुम फालतू में अपने आंसू मत बहाओ। वो अकेला सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि अर्जुन, अभय और आदित्य, वो तीनों भी हमारे बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें आरव को भूलकर हमारे तीनों बच्चों के बारे में सोचना होगा। ये बोलकर मिस्टर आनंद ओबरॉय अपने बेड से उठकर बाथरूम में चले गए। वहीं शालिनी जी अपने बेड के बगल में रखे अपने बेटे की 10 साल की तस्वीर को निहारे जा रही थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत और प्यार नजर आ रहा था। पता नहीं, पर उनका दिल बैठा जा रहा था। क्या उन्होंने अभी अभी जो देखा वो सपना था या फिर कोई हकीकत? इसी सोच में कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। अचानक हुए इस अटैक की वजह से कई ऑफिसर्स शहीद हो चुके थे और कईयों को गंभीर चोटें आई थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। इस वक्त मिलिट्री के सभी ऑफिसर्स हॉस्पिटल में अपने घायल और शहीद सोल्जर्स को देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन सबसे क्रिटिकल कंडीशन मेजर आरव सिंह की थी, जिसके सामने ही दुश्मनों के द्वारा फेंका गया ग्रेनेड फटा था। तभी ब्रिगेडियर साहब डॉक्टर की ओर देखकर बोले, डॉक्टर साहब, हमारे जवान कैसे हैं? डॉक्टर नितिन, जो वहां के स्पेशल सर्जन थे, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब की ओर देखकर कहा, देखिए सर, हमने सभी सोल्जर्स को देख लिया है, लेकिन मेजर आरव। ये कहने के बाद वो चुप हो गए। ब्रिगेडियर सर बोले, मेजर आरव क्या? डॉक्टर साहब, जो भी कहना है साफ साफ कहिए, या आखिर मेजर आरव सिंह को हुआ क्या है? डॉक्टर नितिन बोले, देखिए सर, अगर इस वक्त मेजर आरव सिंह के परिवार वाले यहाँ होते तो बढ़िया होता है। डॉक्टर नितिन को हकलाते हुए देखकर ब्रिगेडियर सर सख्त लहजे में बोले, डॉक्टर साहब, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। आपको भी पता है कि मेजर सिंह का कोई परिवार नहीं है, तो फिर आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और ये बताइए कि मेजर आरव इस वक्त किस हाल में है? डॉक्टर नितिन ने गहरी सांस लेकर वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स की ओर देखकर कहने लगे, सर, मेजर आरव सिंह इस वक्त कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर को एक जोरदार धक्का लगा, क्योंकि एक वही थे जो आरव को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। ऐसे में उसकी ऐसी हालत के बारे में जानकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, ये सिर्फ वही जानते थे। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? ब्रिगेडियर सर ने धीमे लहजे में पूछा। डॉक्टर बोले, सर, ग्रेनाइट फटने की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उन्हें होश आने में कम से कम 12 घंटे तो लग ही जाएंगे, पर तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। ये बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। अगली सुबह जब मेजर आरव सिंह को होश आया, तब उसने देखा कि ब्रिगेडियर सर और बाकी के कुछ ऑफिसर्स उसके कमरे में ही मौजूद थे। अपने सामने खड़े ऑफिसर्स को देखकर आरव उठने की कोशिश करने लगा। ये देखकर ब्रिगेडियर सर बोले, इट्स ओके मेजर, आप लेटे रहिए, आपकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और हमें गर्व है कि आपने दोबारा हमारे देश को दुश्मनों से बचा लिया। ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। तभी एक सिपाही बोला, मेजर साहब, आपने जो बहादुरी का काम किया है, आपके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता है।
अगर आपने उन आतंकवादियों को नहीं रोका होता तो कयामत आ जाती। वी आर थैंकफुल टू यू। फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद सभी ऑफिसर्स बाकी के सोल्जर से मिलने चले गए। तभी आरव की नजर दरवाजे के पास खड़े करण के ऊपर गई तो उसने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? करण बोला, देख रहा हूं जो इंसान कभी अपने परिवार वालों के बारे में बताता ही नहीं है, वो इंसान बेहोशी की हालत में बार बार अपनी माँ का ही नाम ली जा रहा था। करण की बातों को सुनकर आरव के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी वो तुरंत ही गायब हो गई और वो सीरियस आवाज में बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही मेरी कोई माँ है। करण बोला, अब बस भी करो यार, कब तक तुम अपने आप को यूं ही तड़पाते रहोगे? मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार है, क्योंकि जब भी मैंने तुम्हें तकलीफ में देखा है तुम बार बार यही नाम पुकारते हो जो बेहोशी की हालत में पुकार रहे थे। करण की बातों को सुनकर आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। जैसे ही करण उसके बगल में आकर बैठा, आरव उसकी ओर देखकर बोला, देख यार, मैं तुझे अपना जूनियर नहीं बल्कि अपना भाई मानता हूँ, इसलिए तुझे इस बारे में बता रहा हूँ, पर प्लीज तो इस बारे में किसी और को मत बताना। आरव की बातों को सुनकर करण ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। आखिर ऐसा क्या बताने वाला है आरव करण को, और ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से आनंद जी शालिनी जी को आरव को अपना बेटा कहने से मना कर रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए।